Hello students, in the genetic series next topic is mapping with molecular markers. So हम मैपिंग में हमने पहले लिंकेज किया, लिंकेज के बेसिस पे हम मैपिंग कर सकते हैं, फिजिकल मैपिंग कर सकते हैं, थर्ड हम ले रहे हैं मैपिंग विद मॉलिकुलर मार्कर्स. सो इसमें हम जो मैपिंग करेंगे वो बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ मॉलिकुलर मार्कर्स करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए मॉलिकुलर मार्कर. मॉलिकुलर मार्कर हम उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर साइट होगी, ऑब्वियसली उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी क्रोमोसोम में अलोंग ए क्रोमोसोम, बट उस लोकेशन को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उस मार्कर को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर टूल्स. मॉलिकुलर टूल्स में आपके पास बहुत सारे टूल्स आते हैं, लाइक पीसीआर कर किया जा सकता है, आरएफएलपी, हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोसैटेलाइट स्टडी कर सकते हैं. अल्टीमेटली हम जो मॉलिकुलर टूल्स यूज करते हैं उसके बेसिस पे हम उसे एम्पलीफाई कर रहे हैं या हम उसको डीएनए को डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोफाइल देखते हैं. प्रोफाइल में हर इंडिविजुअल का एक अलग प्रोफाइल होगा, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर मॉलिकुलर मार्कर है वो कितना लिंकेज शो कर रहा है. वो हम जो भी एक पर्टिकुलर ट्रेट स्टडी कर रहे हैं, सपोज मैं किसी इंडिविजुअल में कोई डिजीज स्टडी कर रही हूँ कि हेरिडिटरी में वो डिजीज कैसे कैसे पास ऑन हो रहा है, अगर मॉलिकुलर मार्कर उस पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट या हम जो कह रहे हैं डिजीज्ड एलील है, अगर उसके साथ वो लिंक्ड होगा तो जितने भी इंडिविजुअल डिजीज्ड हमें मिलेंगे इन द पॉपुलेशन या उस फैमिली में जितने डिजीज्ड इंडिविजुअल होंगे उसमें वो मार्कर मिलना चाहिए, और जितने भी नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे उसमें वो मार्कर एब्सेंट होना चाहिए. तभी हम कहेंगे कि जो मार्कर है वो लिंक्ड है उस एलील के साथ. तो वो एलील अगर डिजीज कॉज करती है तो जितने भी डिजीज्ड पर्सन्स होंगे सब में उस एलील के साथ मार्कर भी मारा जाएगा, तो सभी डिजीज्ड पर्सन्स में मार्कर मिलेगा और जितने नॉर्मल पर्सन्स हैं उसमें मार्कर नहीं मिलेगा. ये बेसिक कंसेप्ट है. तो हम कहते हैं कि जो मार्कर है वो लिंक्ड होता है एलील के साथ. और अब मार्कर अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिकुलर टूल्स के बेसिस पे, आगे एक कंसेप्ट होता है, जैसे सपोज हमें क्रोमोसोम में ये पता चल गया कि यहाँ मार्कर है एंड हमें ये भी पता है कि जो मार्कर है वो लिंक्ड है डिजीज्ड एलील के साथ. तो इस मार्कर के दोनों तरफ को हम एक टेक्निक होता है क्रोमोसोम वॉकिंग, जिसके थ्रू हम नियर बाय सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं. क्रोमोसोम वॉकिंग के थ्रू हम जो एलील जो पर्टिकुलर डिजीज कॉज कर रही है हम उस एलील का लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैपिंग मेथड है जिसमें जो भी आपका ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई डिजीज है या हम कोई पर्टिकुलर ट्रेट इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम मार्कर्स की स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि वो उस एलील के साथ लिंक्ड है या नहीं. अगर वो लिंक्ड होता है तो उसके बाद हम उस एलील की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय क्रोमोसोम वॉकिंग. सो मॉलिकुलर मार्कर्स को हम दो टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं. जो मार्कर है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो मोनोमॉर्फिक है और वी कैन से इट इज पॉलीमॉर्फिक. दो टर्म्स हम यूज करते हैं, मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक. सो मोनोमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक टर्म्स किस बेसिस पे दिया गया है. मोनोमॉर्फिक का मतलब ये है, मोनो मीन्स सेम, मॉर्फिक मतलब सेम मॉर्फोलॉजी. तो यहाँ हम ये ले रहे हैं कि उसका सेम मार्कर जो है आपको सेम मिलता है सभी इंडिविजुअल्स में. सो इट विल बी सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन. मतलब मार्कर का जो साइज है या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पैटर्न है वो सेम मिलेगा सभी इंडिविजुअल्स में, चाहे हम एक पॉपुलेशन के कितने भी इंडिविजुअल्स को स्टडी कर लें. यूजुअली मोनोमॉर्फिक टर्म तब दिया जाता है जब वो मार्कर नियरली 99% पॉपुलेशन में सेम नजर आए. 1% चेंज हो सकता है बट नियरली 99% इट शुड बी सेम इन ऑल द इंडिविजुअल्स, तो हम कहेंगे दैट इज मोनोमॉर्फिक. बट अगर कोई जो मार्कर है वो चेंज है, चेंज प्रोफाइल शो करता है या डिफरेंट है इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब आपको डिफरेंट इंडिविजुअल्स, चाहे एक ही पॉपुलेशन आप स्टडी कर रहे हो लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हमें डिफरेंट मार्कर का प्रोफाइल मिलता है, साइज उसका डिफरेंट मिलता है, तो हम उसे कह देंगे पॉलीमॉर्फिक है. तो जो मार्कर है वो मोनोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, उसके प्रोफाइल के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि वो लिंक्ड है या नहीं है. उसके बेसिस पे हम मैपिंग करते हैं. मैपिंग करने के लिए हम आरएफएलपी पैटर्न, पीसीआर पैटर्न, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कोई भी प्रोफाइल आपको हो सकता है. अब हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इस तरह से आते हैं, प्रोफाइल गिवन होता है, आपको ये बताना होता है कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि लिंक्ड है या नहीं है. अगर वो लिंक्ड है तो आगे समटाइम्स डिस्टेंस भी पूछा जाता है, क्योंकि आपको प्रोजेनी या रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर दिया होता है, तो सेम वैसे ही हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 1 by 1 हम इसका न्यूमेरिकल बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रोफाइल में जो मार्कर्स गिवन है वो हमें क्या शो करते हैं.
सो सपोज हमें प्रोफाइल गिवन है मार्कर्स का, ये इंडिविजुअल 1 है, ये इंडिविजुअल 2 है। 1 जो है वो रिसेसिव पेरेंट है, 2 जो है वो वाइल्ड टाइप। तो आपके पास रिसेसिव पेरेंट में ये 2 बैंड्स मिलते हैं, साइज हमें गिवन है, और जो वाइल्ड टाइप उसमें ये 2 बैंड्स मिलते हैं। अब जब इन 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग होता है तो आपके पास जो F1 आएगा, F1 हेटेरोजाइगोट, तो उसमें ऑब्वियसली इस पेरेंट के भी आएंगे एलील्स और इसके भी आएंगे। तो आपके पास जो प्रोफाइल है वो इस तरह से, उसमें चारों बैंड्स आपके पास प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एलील वो यहाँ से भी इनहेरिट करेगा, यहाँ से भी इनहेरिट करेगा। अब इस हेटेरोजाइगस पेरेंट को अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं आगे, टेस्ट क्रॉस में ऑब्वियसली हम इस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो आपके पास 4 टाइप ऑफ प्रोजेनी हम पहले ही मान चुके हैं हमारे पास आती है। या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, और अगर लिंकेज भी हो रहा है तो लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर में भी आपके पास जो फिनोटाइप्स आते हैं वही सेम आते हैं। तो एलील्स आपके पास वही प्रेजेंट होंगे, सिर्फ प्रोजेनी का जो रिकॉम्बिनेंट्स का जो नंबर होता है वो वेरी करता है। सो अब हमारे पास 4 टाइप के आएंगे। सपोज हम इसमें शो कर रहे हैं कि हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, और इसमें हम शो कर रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट हमारे पास कैसे आएंगे। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन में एक पेरेंट तो ये था, तो इसका मतलब एक पेरेंट का प्रोफाइल तो ऐसा आएगा, और दूसरा पेरेंट हमारे पास कौन सा था, जो रिसेसिव था। दैट मीन्स अगर हमें ये प्रोफाइल मिलता है और ये मिलता है तो वो तो पेरेंटल टाइप ही है, क्योंकि रिसेसिव पेरेंट ये है, हेटेरोजाइगस पेरेंट ये है। तो ये प्रोफाइल तो क्या शो करता है कि पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ। अगर अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स आते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स में हमारे पास क्या आ सकता है, जो आपके पास ये है इसमें एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, जो रिसेसिव वाला था उसमें एक एलील हमने यहाँ ये शो कर दिया रिकॉम्बिनेंट्स में, और दूसरा हम यहाँ शो कर सकते हैं। मतलब जो आपके पास पेरेंट के बैंड्स थे वो एक ये कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर हमें इस तरह का प्रोफाइल मिलता है तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेंट्स। नंबर उनका वेरी कर सकता है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो ये 50% रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे और 50% पेरेंटल। अगर लिंकेज है विद सम क्रॉसिंग ओवर तो ऑब्वियसली इनका नंबर जो है कंपैरेटिवली कम रहेगा, और जो पेरेंटल है उसका ज्यादा रहेगा। तो अब हम ये देख रहे हैं जो मार्कर है वो बेसिकली एलील्स की फॉर्म में हम शो कर रहे हैं जेल प्रोफाइल। तो हम ये देख रहे हैं जहां जहां ये बैंड मिल रहा है इसका मतलब वो एलील वहां प्रेजेंट है, वो मार्कर वहां प्रेजेंट है। तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें जेल प्रोफाइल कैसा नजर आता है मार्कर्स का, और उसमें अगर हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट आते हैं तो आप कैसे कंपेयर करोगे। सो मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स में बेसिकली हम एक मेथड फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉर्ड स्कोर एनालिसिस, या सिंपली लॉर्ड स्कोर मेथड कहा जा सकता है। इट वाज गिवन बाय न्यूटन मार्टन इन 1955। लॉर्ड स्कोर, लॉर्ड का मतलब क्या है, लॉगरिथम ऑफ ऑड्स। सो बेसिकली हम लॉर्ड स्कोर मेथड में लॉर्ड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। लॉर्ड स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको हम लेते हैं, इट इज द लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशियो हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन डिग्री ऑफ लिंकेज बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली लॉर्ड स्कोर ये बताता है कि जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो लिंकेज की वजह से है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, मतलब जीन्स जो है वो लिंक्ड हैं या अनलिंक्ड हैं। तो हम इनका रेशियो ले लेते हैं और उसकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली जो लॉर्ड स्कोर होता है, अगर वो 3 और ग्रेटर, अगर वैल्यू हमारे पास 3 आती है या 3 से ज्यादा आती है तो ये माना जाता है, स्कोर हमें क्या सिग्निफाई करता है, दैट द जीन्स आर लिंक्ड। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स लिंकेज के लिए हम क्या मानते हैं, 3 और ग्रेटर देन 3। तो अगर हमें वैल्यू जो भी दे रखी है, सपोज हमें लॉर्ड स्कोर जो दे रखा है वो 1 दिया है, अगर लॉर्ड स्कोर की वैल्यू 1 कब आएगी, जब हमारे पास यहाँ पे ये रेशो का नंबर जो है वो 10 आता है, मीन्स लॉग 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 आती है। तो अगर ये 10 आ रहा है आपके पास, ये रेशियो 10 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लिंकेज होने के चांसेस 10 टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन्स बीइंग लिंक्ड इज 10 टाइम्स मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली। मतलब उनके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करने की जो प्रोबेबिलिटी है उससे 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी उनके लिंक्ड होने की है। तो अगर हमारे पास ये इनका रेशियो 10 आता है, लॉग 10 की वैल्यू आंसर 1 आएगा, लॉर्ड स्कोर हमारे पास 1 का मतलब क्या है, दैट 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज। देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास लॉर्ड स्क्वायर 2 आता है, सपोज 2 कब आएगा, जब हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लॉग टू द बेस 10 100। लॉग 100 की वैल्यू क्या आएगी, 2। इसका मतलब हमारे पास कितने टाइम्स प्रोबेबिलिटी है लिंकेज की, 100 टाइम्स हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है लिंकेज की देन देयर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास लॉग
3 आता है तो इसका मतलब 1000 टाइम्स प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 3 वैल्यू लॉग स्कोर की तब आएगी जब आपके पास यहाँ log 10,000 होगा। सो क्वेश्चन आपको सिंपली कई बार लॉर्ड स्कोर गिवन दिया होता है तो आपको ये पूछा जाता है कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो लॉर्ड स्कोर 1 2 3 जो भी आता है आपने ये देखना है कि हमें लॉग की वैल्यू क्या गिवन होगी तब हमारे पास लॉर्ड स्कोर इतना आएगा। तो जितना आपके पास ये वैल्यू होगी उतने टाइम्स प्रोबेबिलिटी हाई होगी लिंकेज होने की देन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट 1 या 2 लॉर्ड स्कोर दिया है तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 या 100 को हम बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं मानेंगे, मिनिमम हम मानते हैं 1000 या 1000 से अबव अगर प्रोबेबिलिटी है ऑफ लिंकेज तब हम कहेंगे वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट हुआ और हम कहेंगे जीन्स जो हैं वो क्या हैं, लिंक्ड हैं। तो समटाइम्स आपको ये न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, वैल्यूज गिवन होती है, या समटाइम्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लॉर्ड स्कोर एनालिसिस पे। दिस इज द लॉर्ड स्कोर मेथड। Hello students, today we are going to discuss questions related to mapping with molecular markers. So क्या क्या questions आए हैं जिसमें हमें mapping करना होता है based on the जो प्रोफाइल गिवन होता है molecular markers का। So first question is from December 2014 exam. An analysis of 4 microsatellite markers was carried out in a family showing a genetic disorder. The results are summarized below. तो ये हमें pedigree उसका गिवन है। पेडिग्री में हमें ये बताया है कि डिजीज जो है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो किस किस इंडिविजुअल में है। तो पहले तो हमें पेडिग्री गिवन है और दूसरा हमें गिवन है कि आपके पास जो प्रोफाइल है मार्कर्स का वो क्या है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है विच मार्कर इज लिंक्ड टू डिजीज। जो भी डिसऑर्डर हमें गिवन है उससे कौन सा मार्कर रिलेटेड है। आपके पास 4 मार्कर्स हैं, M1, M2, M3 या M4। सो लिंक्ड वही होगा जिसका प्रोफाइल डिजीज ऑर्डर जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पेडिग्री के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो अफेक्टेड हैं बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। पेरेंट P1 हमें इन्फेक्टेड मिल रहा है, देन फर्स्ट प्रोजेनी जो आपके पास आ रहा है उसमें फर्स्ट इंडिविजुअल है, सेकंड है, देन फिफ्थ है एंड सिक्स्थ है। ये इंडिविजुअल्स हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। तो इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर मार्कर जो लिंक्ड है इस एलील के साथ जो डिजीज कॉज कर रही है तो ऑब्वियसली ये जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें आपको वो मार्कर मिलना चाहिए, और जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं बाकी उसमें वो मार्कर नहीं मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे जो मार्कर है दैट इज लिंक्ड टू द डिजीज। सो अब हम जो मार्कर्स गिवन है M1, M2, M3, M4 अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स हमें उनका प्रोफाइल भी गिवन है। सबसे पहले हम M1 में देखेंगे। M1 मार्कर जो है वो P2 इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, फर्स्ट में, थर्ड में और फिफ्थ में प्रेजेंट है। बट हमारे डेटा के अकॉर्डिंग अगर डिजीज के साथ वो लिंक्ड होता, जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ वो लिंक्ड होता तो वो P2 इंडिविजुअल में नहीं मिलता। P2 पेरेंट तो नॉर्मल है, हमें किस में चाहिए था, P1 में। इसके बाद इसका मतलब हम M1 मार्कर को तो नहीं ले सकते हैं। वैसे भी जो आगे इंडिविजुअल्स हैं 1 2 5 6 में होना चाहिए था तो वो 1 में है लेकिन 2 में नहीं है, 5 में है लेकिन 6 में नहीं है, प्लस थर्ड इंडिविजुअल नॉर्मल है लेकिन उसमें वो प्रेजेंट है। इसका मतलब M1 जो है वो हमारा चॉइस नहीं है। अब M2 मार्कर हम चेक करेंगे। M2 मार्कर हमें P1 में दे रखा है, यस P1 डिजीज्ड है, M2 भी प्रेजेंट है। देन इसके बाद हमने कहा था 1 2 5 6, तो अगर हम M2 मार्कर देखें 1 2 5 6, यस जिस में डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें M2 मार्कर प्रेजेंट है। बट हमें साथ में ये भी चेक करना है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उसमें M2 नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आपके पास P2 है तो P2 में M2 एब्सेंट है, देन थर्ड और फोर्थ नॉर्मल है, थर्ड और फोर्थ में M2 एब्सेंट है। तो अभी हमारा जो चॉइस बन रहा है वो M2 है, बट हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि कोई और तो नहीं है इसमें। देन हम फिर से M3 चेक करेंगे। M3 अगेन P1 डिजीज है तो P1 में होना चाहिए था बट वो नहीं है, इसलिए M3 को भी हम चूज नहीं करते हैं। M4 P1 में है यस, लेकिन आगे वो 1 2 5 6 में होना चाहिए था, वो 1 में भी एब्सेंट है, 2 में भी एब्सेंट है, 5 में भी, 6 में भी, और प्रेजेंट किस में है, 3 और 4 में। इसका मतलब जो प्रोफाइल मार्कर का विद जेनेटिक डिसऑर्डर मैच कर रहा है वो कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर है, M2, जो सभी डिजीज्ड इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है और सभी नॉर्मल इंडिविजुअल्स में एब्सेंट है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूलर मार्कर 2 है दैट इज लिंक्ड टू दिस एलील दैट कॉजेज पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर। So here the right answer is second option.
Next question is from December 2016 exam. So question is, a pair of alleles govern seed size in the crop plant. Experiment was carried out to test if an identified dominant marker, और dominant marker को हम represent कर रहे हैं 5 kb band के साथ, is linked to alleles controlling seed size. A plant heterozygous for marker and alleles was crossed to a small seeded plant lacking 5 kb band. इसका मतलब जिसमें वो 5 kb band present है उसको हम dominant मान रहे हैं, और जिसमें वो नहीं है उसको हम रिसेसिव मान रहे हैं. रिसेसिव का ट्रेट हमें दिया है स्मॉल सीडेड, डोमिनेंट का ट्रेट हमें दिया है बोल्ड. सो जो बोल्ड सीड है वो करेक्टर जो है डोमिनेंट है, हम ये हमें गिवन है स्मॉल सीड करेक्टर के ऊपर. अब हमें जो डेटा है वो गिवन है. अब हमने ये देखना है, क्रॉस को हमने एनालाइज किया और ये देखा कि प्रेजेंस और एब्सेंस क्या थी डीएनए मार्कर की, रिजल्ट्स हमें क्या मिले. सो जो प्लांट विद बोल्ड सीड जितने मिले उसमें प्रेजेंट दिया है, मतलब उसमें मार्कर इतने इंडिविजुअल्स में इतने सीड्स में मिला, और वही मार्कर एब्सेंट मिला इतने सीड्स में. जिनमें प्लांट्स के स्मॉल सीड थे ऐसे वाले प्लांट्स, उसमें भी मार्कर प्रेजेंट मिला इतने सीड्स में और एब्सेंट मिला इतने सीड्स में. अब हमें इसके बेसिस पे कंक्लूजन बताना है कौन सा करेक्ट है. 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. देखो अब हम अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमें जो रेशो मिल रही है वो 1:1:1:1 की मिल रही है. ये वाली रेशो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस में तब मिलता है जब कौन सा फिनोमिनन चल रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मतलब 50% हम कहेंगे पेरेंटल टाइप है, 50% हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं. सो अब इस केस में हम ये मान सकते हैं कि डीएनए मार्कर जो है, क्योंकि वो भी 50% इसमें प्रेजेंट है, 50% एब्सेंट है, 50% प्रेजेंट है. इसका मतलब चाहे आपको डोमिनेंट करेक्टर मिल रहा है, बट डोमिनेंट भी आपको कैसे मिलेगा, जिसमें एक होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, एक हेटेरोजाइगस हो सकता है, तो आपको उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है. अब हम ये कह सकते हैं कि डीएनए मार्कर यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हैं. अगर मार्कर उसके साथ लिंक्ड है या मार्कर जो है वो उसके साथ लिंक्ड नहीं है तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे. दूसरा उसने दिया है 5 kb बैंड, जो 5 kb बैंड हमें डोमिनेंट मार्कर का दिया है, इट इज लिंक्ड टू एलील बी. कैपिटल बी यहाँ पे बोल्ड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर वो कैपिटल बी के साथ लिंक्ड होता तो जहां भी कैपिटल बी जाता, चाहे होमोजाइगस चाहे हेटेरोजाइगस, आपको मार्कर मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कुछ परसेंटेज में वो मिला और कुछ में नहीं मिला. इसका मतलब जो मार्कर है वो हमेशा कैपिटल बी के साथ नहीं जा रहा है. कुछ 50% केसेस में वो कैपिटल बी के साथ गया, 50% केसेस में कैपिटल बी के साथ नहीं गया. अब थर्ड आपको दिया है 5 kb बैंड इज लिंक्ड टू एलील स्मॉल बी. स्मॉल बी का मतलब स्मॉल सीड रेट. अगर वो स्मॉल सीड के साथ लिंक्ड होता तो अगेन हमें यहाँ 100% जहां भी स्मॉल सीड मिलता वहां पे आपको हमेशा वो मार्कर मिलता. इसका मतलब आपको यहाँ भी स्मॉल सीड के 50% में मिला, 50% में नहीं मिला. इसका मतलब मार्कर 50% केसेस में जा रहा है, 50% में नहीं जा रहा है. तो हम ये दोनों जो केसेस हैं उनको नहीं ले सकते. ना तो वो कैपिटल बी के साथ लिंक्ड है, ना ही स्मॉल बी के साथ लिंक्ड है, अदरवाइज आपको पूरी प्रोजेनी वो मार्कर मिलता. फोर्थ दिया है डीएनए मार्कर असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली विद बोल्ड सीड. मतलब कैपिटल बी के लिए तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है, लेकिन स्मॉल बी के लिए नहीं कर रहा. पर रिजल्ट हमें ये दोनों ही बता रहे हैं कि ना तो वो कैपिटल बी के साथ लिंक्ड है, ना ही स्मॉल बी के साथ लिंक्ड है. अगर वो लिंक्ड नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वो आपको रेशियो से भी पता चल रहा है. तो दैट मीन्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1, जिसमें हम ये ज्यूम करेंगे जो मार्कर है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है. तभी तो आपको जो फिनोटाइप्स मिल रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज में मार्कर प्रेजेंट है, कुछ में नहीं प्रेजेंट है. 50% में प्रेजेंट है, 50% में नहीं है. डाइहाइब्रिड रेशियो आपको 1:1:1:1 की मिल रही है. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. Next question is from November 2020 Shift 2 exam. So question is, the figure below represents a profile of DNA markers in two parents. Parents को हम P1 और P2 से represent कर रहे हैं. Progeny F1 from a cross between P1 and P2. P1 और P2 के बीच में क्रॉस किया तो हमें F1 progeny मिला. And that of gametes produced from F1. अब जो ये F1 इंडिविजुअल है उसने डिफरेंट gametes बनाए जिनको हमने लेबल कर दिया DH1, 2, 3 इस तरह से 1 to 8. So ये हमें gametes दे रखे. गेमीट्स के बिलो जो नंबर्स लिखे हैं, आगे इस गेमीट से हमें जो इंडिविजुअल्स मिले वो इंडिकेट कर रहे हैं ये नंबर्स. सो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड. हमें 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. मार्कर बी एंड एफ आर लिंक्ड टू बी लाइकली टू बी एलिलिक इन नेचर. हमें बताना है बी और एफ जो है एलिलिक हैं. सी और डी लिंक्ड हैं और डिस्टेंस दे रखा है. सी स्टेटमेंट में मार्कर बी जो लिखा है वो असॉर्ट करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मार्कर ई. आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और अब हमें ये बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन कौन सा है. करेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन हमें बताना है.
सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो ये है कि ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन इज ए एंड बी, दोनों करेक्ट हैं। थर्ड इज ए ओनली, सिर्फ एक ही करेक्ट है ए ऑप्शन। और फोर्थ हमें दिया है सी ओनली। सो हमें इनमें से ये बताना है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है। सो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट में दिया है मार्कर्स बी एंड एफ आर एलीलिक इन नेचर। अगर वो एलील्स हैं तो हमें पता है कि गैमीट में सिर्फ एक एलील जाता है। तो अगर बी और एफ आपस में दो एलील्स हैं, सपोज एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, तो ऑब्वियसली एक गैमीट में या तो कैपिटल ए होगा या तो स्मॉल ए होगा, वो दोनों कभी नहीं होंगे। तो हमें इस वे में देखना है। ये बी हमें दे रखा है और साथ में हमें पूछा है एफ, ये एफ है। पेरेंट 1 में बी एलील प्रेजेंट है, पेरेंट 2 में एफ प्रेजेंट है। अगर ये दोनों आपस में एलीलिक हैं तो ये दोनों एलील्स कंबाइन होके किसमें आए, F1 हेटेरोजाइगोट में। अब F1 ने आगे गैमेट्स प्रोड्यूस किए, तो F1 के पास ये B और ये F, ये इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल में आपके पास दो कॉपीज प्रेजेंट है, लेकिन जब वो गैमीट बनाएगा तो उसमें ये दोनों में से कोई एक एलील प्रेजेंट होगा गैमीट में। अब DH1 को अगर हम देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें B प्रेजेंट है। DH2 को देखें तो उसमें F प्रेजेंट है। DH3 में अगेन B प्रेजेंट है। DH4 में F प्रेजेंट है। DH5 में B प्रेजेंट है। DH6 में अगेन F, DH7 में B और DH8 में F। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी गैमीट नहीं है जहां हमें दोनों मिले हों या जहां हमें दोनों एब्सेंट मिले हों, हमें उनमें से कोई एक मिला। तो ऑब्वियसली ये जो आपको पैटर्न मिल रहा है ये शो कर रहा है कि B और F आपस में क्या है, एलीलिक हैं, तभी तो गैमीट में आपको कोई एक मिल रहा है। सो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट मान सकते हैं, यस वो दोनों एलीलिक हैं। नंबर 2, मार्कर सी एंड डी आर लिंक्ड इन ट्रांस विद डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमॉर्गन। सो अब हमें सी और डी को देखना है, सी और डी। पेरेंट 1 में सी और डी प्रेजेंट है और पेरेंट 2 में वो एब्सेंट है। F1 में हमारे पास दोनों प्रेजेंट हैं। अब जो गैमीट्स बनेंगे अगर तो वो लिंक्ड हैं तो सभी गैमीट्स में आपको वो दोनों लिंक्ड फॉर्म में नजर आने चाहिए। सो अगर हम DH1 में देखें तो सी और डी दोनों प्रेजेंट हैं। DH2 में दोनों ही नहीं है, तो देखा जाए तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, सी और डी प्रेजेंट हैं दोनों, तो P1 की तरह, एब्सेंट हैं दोनों तो P2 की तरह। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी सी और डी प्रेजेंट हैं, यहाँ भी सी और डी प्रेजेंट हैं। अब जो आपके पास ये वाला गैमीट है उसमें सिर्फ एक प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाला DH6 दोनों एब्सेंट है, दोनों एब्सेंट इस पेरेंट की तरह है। ये DH7 उसमें सिर्फ C प्रेजेंट है, यहाँ सिर्फ D प्रेजेंट है। और जो लास्ट वाला उसमें दोनों एब्सेंट है वो भी पेरेंटल। तो इसका मतलब बाकी सब पेरेंटल हैं, लेकिन ये दो जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में C और D एक साथ जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि वो लिंक्ड है, लेकिन कुछ लेवल की क्रॉसिंग ओवर हुआ इसलिए आपको रिकॉम्बिनेंट्स भी मिले। अब हमें डिस्टेंस अगर उनके बीच में निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमें कैसे पता चलेगा, 10 + 14। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हो गया 10 एंड 14, क्योंकि 10 इसके हैं और 14 इसके, और डिवाइड करेंगे टोटल प्रोजेनी से, टोटल प्रोजेनी इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 24/100। अगर परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं तो 24%, और 24% का मतलब क्या है, 24 मैप यूनिट्स। 24 मैप यूनिट्स को हम 24 सेंटीमॉर्गन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि वो डिस्टेंस उनके बीच में 24 सेंटीमीटर है और वो लिंक्ड भी है, लेकिन वो ट्रांस में नहीं है। अगर वो ट्रांस में होते तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा आता, लेकिन आपके पास पेरेंटल वाला बहुत ज़्यादा है। पेरेंटल जो आपके पास P1 एंड P2 थे, तो इसका मतलब ये जो है जो अरेंजमेंट है वो सिस या कपलिंग फॉर्म में है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो सिस में अरेंज्ड है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में। अब C हमें क्या दिया है, मार्कर B असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मार्कर E। अब हमें B और E को देखना है। पेरेंट 1 में B प्रेजेंट है, पेरेंट 2 में E प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम F1 में देखते हैं तो आपके पास ये दोनों प्रेजेंट हम शो कर सकते हैं, B और E। अब आपके पास यहाँ पे DH1 में B और E प्रेजेंट है। देन अगर हम देखें तो आपके पास नेक्स्ट वाला जो इंडिविजुअल है DH2, वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है, बट अदरवाइज यहाँ पे B और E प्रेजेंट है, यहाँ B और E, यहाँ B और E। मतलब जहाँ भी B प्रेजेंट है वहाँ E प्रेजेंट है,
जहां भी बी है वहां ई है, जहां बी नहीं है वहां आपको नहीं मिल रहा है, ये क्योंकि ए का भी बैंड है। ठीक है, तो इसका मतलब बी और ई जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे, नहीं तो आपको कुछ केसेस ऐसे भी मिलते जिसमें बी और ई दोनों ही आपको एब्सेंट मिलते। ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ क्योंकि जहां भी बी प्रेजेंट है वहां आपको ई मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं बी और ई आपस में लिंक्ड हैं, लिंक्ड हो सकते हैं। हम क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। सो इस केस में हम सी को भी करेक्ट नहीं मानेंगे। अब आपके पास जो आंसर बनता है वो सिर्फ ए ओनली बनता है, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।